स्टार्ट। जी सर। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन नेवरिया जागो लोधी समाज के इस पटल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम, जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रति शनिवार हम लोग शोध कथन नाम समाज के गौरवमयी इतिहास की जानकारी आपको देते हैं। उसके बीच में हमारे एक अतिथि होते हैं, इतिहास के जानकार होते हैं, उसको जानने और समझने वाले होते हैं, रुचि रखने वाले होते हैं, जिनका अध्ययन होता है। तो ऐसे श्री महिपाल सिंह जी माहूर आज हमारे अतिथि हैं। वे आज अपनी अपने बारे में भी बताएंगे, अपने व्यक्तित्व के बारे में, जो उन्होंने काम किया है वो भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे जो उन्होंने रिसर्च वर्क किया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश और खासतौर पर रानी अवंतीबाई को लेके उनका इतिहास, उनका शोध है। तो मैं आपके बीच ला रहा हूँ श्री महिपाल सिंह जी माहूर साहब को। बहुत बहुत स्वागत है माहूर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप जी सभी को नमस्कार। कि आप अपने बारे में थोड़ा और अपने कामों के बारे में, और फिर आपका जो भी रिसर्च है वो बताएं, फिर हम क्वेश्चन लेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी नमस्कार जी, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर महिपाल सिंह माहूर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और वैसे मैं मूल निवासी बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर में मेरा गांव बलरामपुर पड़ता है, और मेरे ही गांव के पास में एक अवंतीबाई वैदिक जूनियर हाई स्कूल सन 1987 में शुरू हुआ था, जिसका कभी हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना कि ये अवंतीबाई लोधी कौन थी, क्योंकि चौथी पांचवी की कक्षाओं में हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई के विषय में पढ़ा था कि खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता करके जो हम लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन अवंतीबाई का नाम इतिहास में पहली बार तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया, एक नया स्कूल खुला, उसका नाम जब रखा गया तो उसके विषय में बड़ी जिज्ञासा हुई। तो सिर्फ कुछ लोगों ने इतना ही कहा था कि ये मध्य प्रदेश से एक रानी रही हैं जो 1857 की क्रांति में लड़ी थी। इसके बाद मेरा भी अध्ययन चल रहा था। छठी सातवीं ही क्लास में था मैं उस समय पर लगभग। और उसके बाद इंटर करने के बाद मैं यहाँ मेरठ की तरफ मैंने प्रस्थान किया। अपने गांव का मैं पहला व्यक्ति था, वो पहला छात्र था जो मेरठ की तरफ मैंने प्रस्थान किया, और यहाँ पर मैंने एक कॉलेज में प्रवेश लिया, बीए किया। जब मैं बीए कर रहा था तो उसी समय पर मुझे कुछ अवंतीबाई के विषय में कुछ एक पेपर था, हिंदुस्तान में अवंतीबाई लोधी की एक जीवनी पूरी की पूरी छपी थी, और उस जीवनी में मैंने उनको पढ़ करके मुझे भी ज्ञात हुआ कि अवंतीबाई लोधी ये थी। उससे पहले सिर्फ नाम सुना था, उनके जीवन के विषय में कुछ नहीं सुना मैं। बीए करने के बाद एमए मैंने विश्वविद्यालय कैंपस, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस परिसर में मैंने एडमिशन लिया। बीए जब मैं कर ही रहा था तो करते समय मुझको ये भी पता नहीं था कि विश्वविद्यालय कैंपस में पढ़ाई भी होती है। लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला कि विश्वविद्यालय कैंपस में एमए की क्लासेस चलती हैं, पहले मैं ये सोचता था कि विश्वविद्यालय के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ही बनते हैं, वहां से लोग सिर्फ फेल पास ही किए जाते हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ पर पढ़ाई भी होती है, तो उस समय पर मैंने वहां पर एडमिशन की प्रक्रिया के तहत एंट्रेंस दिया। पहले फार्म भरा, उसके बाद एंट्रेंस दिया। एंट्रेंस में मेरा नंबर यहाँ पर एक छात्र के रूप में मैं एडमिशन के लिए हुआ, और 10 स्टूडेंट सिर्फ हम एमए की क्लास में थे। एमए करने के बाद फिर मैंने यहीं पर एंट्रेंस एमफिल के लिए दिया। एमफिल में भी मेरा नंबर आ गया। एमफिल की पढ़ाई की 2 साल, और एमए के बाद 2 साल, और एमफिल की पढ़ाई करने के बाद तब एमफिल जब मैं कर रहा था, उसी समय पर ये सोचा
कि अब पीएचडी करनी है यहीं से, तो मेरठ के अंदर एक घटना 2002 की ये घटना है। मेरठ में ये घटना घटित हुई कि यहाँ के जो लोधी समाज के लोग थे, वो काफी लंबे समय से अवंतीबाई लोधी की मूर्ति, स्टेचू की मांग कर रहे थे। 2002 में यहाँ पर अवंतीबाई लोधी की एक मूर्ति आई। चुनाव के दौरान कुछ लोगों को यहाँ पर विधानसभा के चुनाव 2002 में होने थे, तो यहाँ के शहर के विधायक थे बीजेपी के, उनको भी वो उस समय वर्तमान विधायक थे और दूसरी बार भी उनको चुनाव लड़ना था। उस समय पर कल्याण सिंह जी ने अपनी एक बीजेपी से हट करके एक नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, और उसमें पूरा लोधी समाज ज्यादातर उन्हीं के साथ था। लेकिन कुछ लोगों को ये बताया गया कि ये मौका है, ये समय है, उचित समय है आपका अवंतीबाई लोधी की मूर्ति लाने का। तो यहाँ के कुछ लोगों को प्रोत्साहित किया कि अब आप अपनी ये डिमांड विधायक से रखिए। तो उस समय पर जो विधायक थे यहाँ के वर्तमान जो विधायक थे उस समय के, उनसे यहाँ के लोधी समाज के कुछ लोग मिले। उन्होंने अवंतीबाई लोधी की मूर्ति के विषय में उनसे कहा। उस समय पर अवंतीबाई लोधी की 2 मूर्तियां लखनऊ संग्रहालय में रखी हुई थी, इस बात का हम लोगों को पता था। तो यहाँ के विधायक जी ने पूछा कि अवंतीबाई लोधी की मूर्ति है कहाँ? तो उसी समय पर बताया गया कि लखनऊ संग्रहालय में अवंतीबाई लोधी की मूर्ति रखी हुई है। ये मूर्ति फर्रुखाबाद के लिए बनी थी, रखी हुई थी, लेकिन वहां पर किन्हीं कारणों से नहीं जा सकी। तो यहाँ के विधायक के प्रयासों से जो वो मूर्ति यहाँ पर आ गई, और मूर्ति तो आ गई, इधर चुनाव की घोषणा हो गई और वो मूर्ति सड़क के किनारे पर आकर के खड़ी हो गई। और वहीं पर यहाँ के जो लोकल पेपर थे उन्होंने इतना अवंतीबाई लोधी के विषय में छापा कि यहाँ के जन जन हर 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 बच्चा यहाँ के अवंतीबाई लोधी के विषय जान गया कि अवंतीबाई लोधी भी कोई रानी थी। उसी समय पर मेरा पीएचडी का भी वो चल रहा था, वो रजिस्ट्रेशन होने वाला था, टॉपिक तय नहीं हो पा रहा था। तो मैंने, हमारी एक मैडम थी गीता श्रीवास्तव, उनको मैंने इस टॉपिक के विषय में बताया, तो उन्होंने मेरे टॉपिक का जो अप्रूवल दे दिया और मेरी सिनॉप्सिस जमा हो गई जो गीता श्रीवास्तव जी के अंडर में, और उनके अंडर में मैंने काम शुरू कर दिया पीएचडी का। तो मैंने काफी लोगों से संपर्क किया, उत्तर प्रदेश में काफी जगह पर मैं गया, और फिर मैंने मध्य प्रदेश की तरफ, जहाँ की ये रानी थी अवंतीबाई लोधी, रामगढ़ भी मैं गया। भोपाल में मैं रहा, जबलपुर में रहा, मंडला में रहा था, और रामगढ़ में भी मैंने 2 रातें वहां पर बिताई थी। और जो उनके किले को देखा, तो रानी अवंतीबाई लोधी का जो किला था वो 3 तरफ से घिरा हुआ था। 3 तरफ से जो खरमेर नदी थी, खरमेर नदी उनकी 3 दिशाओं से होकर के जा रही थी, और एक तरफ ऊंची पहाड़ी थी, बहुत दूर तक पहाड़ था, उधर से कोई आ भी नहीं सकता था, इस प्रकार की स्थिति थी वहां पर। और अवंतीबाई लोधी की जो विरासत को वहां देख रहे थे, उन सज्जन से भी मेरी मुलाकात हुई। एक दिन मैं उनके वहां रुका, और दूसरे दिन अवंतीबाई लोधी के एक सेनापति थे उमराव सिंह लोधी, उनके वंशज भी वहीं पर रहते हैं, तो उनके यहाँ पर मैं रुका एक रात, और वहां के आसपास के इलाके को मैंने देखा। और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन मैं वहां से रामगढ़ से फिर इधर मंडला की तरफ आया। जबलपुर में भी कई दिन मैंने बिताए। वहां के आसपास के क्षेत्र में, दमोह आदि के क्षेत्र में मैं वहां पर गया, जहां जहां से अवंतीबाई लोधी की लिखित सामग्री मुझे मिल सकती थी, मैंने इकट्ठी की। और कुछ समय में भोपाल में भी रहा, जब उमा जी चीफ मिनिस्टर उस समय पर बनी थी, उमा भारती जी, तो उमा भारती जी 20 मार्च को वहां पर एक रैली होनी थी अवंतीबाई, इनकी उमा भारती जी की। तो
उस समय पर भी मैं वहीं पर था, मध्य प्रदेश के भोपाल में मैं 8 दिन रहा और वहां काफी सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। जहां से जो सामग्री मिलती थी, वहां से जो किताब मिलती थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलता था, उसकी फोटोकॉपी मैं वहां से करा करके ले आता था। और फिर 1-1.5 महीने के भ्रमण के बाद उसको साहित्य को मैंने इकट्ठा किया। बहुत सारी किताबें मैंने दिल्ली से इकट्ठी की, काफी सारे सोर्सेज लखनऊ की तरफ भी मैं गया। लखनऊ में आपका ये झांसी और हमीरपुर, राठ वगैरह से भी मुझे काफी सहायता मिली। कुछ लोग, कुछ परिचित वहां पर मिले, उनके वहां पर मैं रुका। रुकने के बाद अपनी पीएचडी से संबंधित मैंने सामग्री इकट्ठी करी और फिर मैं मेरठ आया। और मेरठ में मुझे काफी समय लग गया उसको उन घटनाओं को एक क्रम देना कि कौन सी घटना किसके बाद हुई, किसके बाद कौन सी घटना होती चली गई, तो उनको मैंने लेखनीबद्ध किया। और इस प्रकार से मेरी ये पीएचडी की डिग्री जो है मुझको मिल पाई। तो ये तो मेरा काम था। अब आज का जो टॉपिक है वो 1857 की क्रांति में लोधी समाज का योगदान प्रमुख क्या रहा है, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर। अवंतीबाई लोधी की जब मैं उस लिखित साहित्य इकट्ठा कर रहा था, तो उसके साथ साथ लोधी समाज के अन्य नायकों के विषय में भी मुझको जो 1857 की क्रांति में उन्होंने विशेष योगदान दिया था, बहुत सारा साहित्य मिला। और निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश के ही इतिहास को हम देखें और उस इतिहास में से लोधी समाज के लोगों को यदि हम निकाल दें, तो 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के अंदर कुछ नहीं बचता। क्योंकि वहां पर जितने भी राजा रजवाड़े लड़ रहे थे, कुछ तो लोधी राजा थे जो अंग्रेजों की सेना से टकरा रहे थे, और जो दूसरे जो ठाकुर थे या गौंड थे, जितने भी दूसरे राजा थे, दूसरी जातियों के राजा थे, उनमें जितनी भी सेना लड़ रही थी, वो सब मोस्टली 60%, 70% उनकी सेना में जो सैनिक थे वो लोधी थे। और यदि उनकी सेना से लोधियों को हटा दिया जाए और लोधी जो राजा उस समय पर लड़ रहे थे 1857 की क्रांति में, उनको हटा दिया जाए, तो पूरे मध्य प्रदेश में कुछ नहीं बचता। क्योंकि पूरा का पूरा 1857 लोधी समाज के इर्द गिर्द घूमता है। और अंग्रेज भी भली प्रकार से जानते थे कि लोधी कितने बहादुर होते हैं। इसमें 1857 से पहले कई आंदोलन हो चुके। एक बुंदेला विद्रोह हुआ था। बुंदेला विद्रोह जो समूचा लोधी समाज पर डिपेंड था, जो बुंदेलों ने और लोधियों ने मिलकर के इस आंदोलन को लड़ा था। 1842 का जो बुंदेला विद्रोह, वो बुंदेला आंदोलन था। इसमें हीरापुर के, नरसिंहपुर के हृदय लोधी थे, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस 1842 के आंदोलन में विशेष रही है। इसमें अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। बानपुर नहीं, सॉरी, ये बखत बली एक राजा थे, शाहपुर, नाम भूल गया मैं उसका, उस जगह का। ये बखत बली जो थे, इनका राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिया था।
लेकिन 1942 का जो बुंदेला विद्रोह था उसमें हृदय शाह लोधी ने जो वहां पर गदर मचा रखा था अंग्रेजों के खिलाफ, उनको पकड़वाने में उसका मुख्य भूमिका थी। और उनको पकड़ करके बखत बली की ने उसकी सेना ने अंग्रेजों को सौंप दिया। और उसको ये था कि अंग्रेजों की मैंने ये मदद करी, ये तो अंग्रेजों ने जो मेरा राज्य ग्वालियर के शासक को दे दिया है वो वापसी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको वो राज्य वापसी नहीं मिला, फिर उनको भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करनी पड़ी। तो राजा हृदय शाह लोधी का जो राज्य था नरसिंहपुर का उनका राज्य को अंग्रेजों ने हड़प लिया और उनके लिए बहुत छोटा सा तालुका दे दिया गया उनको। और तभी से उनका परिवार अंग्रेजों का हमेशा से ही जो है विरोधी रहा है। 1857 की क्रांति में उनके पुत्र थे मेहरबान सिंह लोधी, जिनको भारत मध्य प्रदेश के इतिहास में जंगी जहाज के नाम से जाना जाता है। और वो अंग्रेजों को 1857 की क्रांति में कई बार उन्होंने पीछे खदेड़ा और अंग्रेज उनसे भयभीत रहते थे। 1857 की क्रांति में एक रोज वो आमने सामने की लड़ाई उन अंग्रेजों की सेना से हुई और अंग्रेजों की सेना की एक गोली उनके सीने में आ लगी और वो वहीं पर शहीद हो गए। तो लड़ते हुए अंग्रेजों की सेना से, दुश्मन से लड़ते हुए मेहरबान सिंह लोधी शहीद हुए। तो ऐसे लोगों को भी भारत के इतिहास में भूला नहीं जा सकता। दूसरा, ये इधर हिंडोरिया के शासक थे किशोर सिंह लोधी। किशोर सिंह लोधी के इतिहास के विषय में और कुछ पीछे हम थोड़ा जाते हैं कि किशोर सिंह लोधी ये ईश्वरी सिंह लोधी के वंशज थे। ईश्वरी दास लोधी थे जो पृथ्वीराज चौहान के समय पर दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान शासन करते थे और बुंदेलखंड में एक वो शासक थे, मौबे के शासक थे वो परमल। राजा परमल के आक्रमण पे वो सिंहा राज्य पर पृथ्वीराज चौहान की सेना ने आक्रमण किया। तो ऐसी स्थिति में राजा परमल और ईश्वरी हिंडोरिया के जो शासक थे ईश्वरी दास लोधी, उनकी मित्रता थी। तो राजा परमल ने हिंडोरिया के शासक से सहायता मांगी। उस सहायता में ईश्वरी दास लोधी की सेना ने जो है पृथ्वीराज चौहान की सेना को पराजित करके अपने साथी के राज्य को सही सलामत बचाया। तो ईश्वरी दास लोधी के जो वंशज 1857 में हुए वो ठाकुर किशोर सिंह लोधी थे। ये भी अंग्रेजों से बहुत जबरदस्त टक्कर इन्होंने अंग्रेजों से ली। ये दमोह के पास, मध्य प्रदेश में दमोह के पास हिंडोरिया एक राज्य था, उस वहां के ये शासक थे। और पहले तो अंग्रेज ये सोचते थे कि ईश्वरी दास लोधी अंग्रेजों का साथ देंगे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया और वो अंग्रेजों के विद्रोही हो गए। और इस प्रकार से उन्होंने वहां के लोधियों को, आसपास की जनता को एकत्र करके अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी 1857 की। और अंग्रेज जो सेना थी वो काफी बड़ी होती चली गई उनके सामने और वो एक उनकी सेना छोटी पड़ती चली गई। तो हिंडोरिया के जो शासक थे ये वो किशोर सिंह लोधी, उनकी कई मोर्चों पर अंग्रेजों के साथ बड़ी जबरदस्त मुठभेड़ हुई और अंग्रेजों की बड़ी बड़ी सेना आकर के उनके हिंडोरिया राज्य पर, उनके किले को अंग्रेजों की सेना ने ध्वस्त कर दिया। और वो अपने कुछ लोगों के साथ, उनको मौका मिल गया, अपने किले को छोड़ करके जंगलों की तरफ निकल गए।
और जंगलों में वो भी छापामारी युद्ध जो करते रहे, जैसे ही मौका मिलता वैसे ही अंग्रेजों की सेना पे सेना को नुकसान पहुंचा देते। एक दिन अंग्रेजों की सेना से उनकी जो है आमने सामने मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ बड़ी भयंकर मुठभेड़ थी। उसमें किशोर सिंह लोधी की सेना को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया और मौका पाकर के ईश्वरी दास लोधी, वो ईश्वरी दास नहीं, किशोर सिंह लोधी वहां से निकल गए और ये कहा जाता है कि वो नेपाल की तरफ जो निकल गए और फिर कभी लौट करके वापसी नहीं आए, क्योंकि 1857 की क्रांति असफल हो चुकी थी और यदि वो आते तो अंग्रेज उनको जीवित नहीं छोड़ते। अर्थात उनको उनका पता ही नहीं चला। वो नेपाल की तरफ, ये इतिहास में कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि वो नेपाल की तरफ निकल गए थे और फिर लौट करके कभी अपने राज्य में, अपने देश में किसी को दिखाई नहीं दिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं मध्य प्रदेश के इतिहास में हमको देखने को मिलती है। बानपुर एक राज्य है, गौड़ शासक था वहां का, और उसी के राज्य में ये ललितपुर जो जिला आजकल उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ का एक कोतवाल था जसवंत सिंह लोधी। जब बानपुर का राजा अंग्रेजों का बागी हुआ तो उस ललितपुर के कोतवाल जसवंत सिंह लोधी ने बानपुर के उस शासक का साथ दिया और अंग्रेजों के साथ लड़ते और हुआ वो भी वीरगति को प्राप्त। तो इस प्रकार से न जाने कितने फॉर एग्जाम्पल हमको मध्य प्रदेश के इतिहास में लोधी समाज के विषय में देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से अब मैं कुछ बात करता हूं 1857 की नायिका अवंतीबाई लोधी के विषय में। अवंतीबाई लोधी 1857 की मुख्य नायिकाओं में थी मध्य प्रदेश के पूरे राष्ट्र के अंदर, क्योंकि जब इनके इतिहास का अध्ययन हुआ, इनके इतिहास के विषय में जानकारी लोगों को हुई, तो तब ये पता चलता है इस कौम का, लोधी समाज के विषय में कि इस प्रकार की नायिका इस समाज में भी पैदा हुई है। इनके जीवन के विषय में पहले मैं थोड़ा आपको ये बताता हूँ कि ये सिवनी एक जिला पड़ता है। सिवनी जिले के अंतर्गत मनकेड़ी गांव है। मनकेड़ी गांव में ये राव जुझारू सिंह के यहाँ पर 1931 में, 1900 नहीं, वो 1831 में इनका जन्म 16 अगस्त के दिन हुआ था। और ये इनके जो पिता थे राव जुझारू सिंह 187 गांवों के जमींदार थे। 187 गांव का जमींदार उस समय का बहुत बड़ा जमींदार। और इनकी अवंतीबाई लोधी बचपन से ही बड़ी नटखट थी। जब इनका जन्म हुआ, जन्म के विषय में कहा जाता है कि भारत एक परंपरावादी देश है और यहाँ पर अवंतीबाई लोधी के जन्म के समय पर भविष्य वक्ताओं ने कुछ भविष्यवाणी की थी। एक भविष्य वक्ता ने भविष्यवाणी की थी, ये लड़की भविष्य में आगे चल के राजरानी बनेगी, लेकिन इसको राजसी वस्त्र आस नहीं होंगे। यानी राजसी वस्त्र तो इसको मिलेंगे लेकिन उसको रास नहीं होंगे। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी उस समय पर एक वक्ता ने की थी। तो आगे चल के जैसे महावीर स्वामी के विषय में, वो गौतम बुद्ध के विषय में भविष्य वक्ताओं ने ये कहा था कि ये बालक भविष्य में आगे चल के या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या एक ये सन्यासी बनेगा। तो उन दोनों में से वो एक सन्यासी बने, महान सन्यासी। इसी प्रकार से अवंतीबाई लोधी आगे चल के रानी तो बनी, लेकिन उनको राजसी वस्त्र रास नहीं आए, ये देखने को मिलता है।
तो रानी ये अवंती बाई जब शादी के योग्य हुई तो 1848 में शिवरात्रि के दिन इनकी शादी रामगढ़ के राजकुमार विक्रमादित्य के साथ हुई। विक्रमादित्य के पिताजी राजा लक्ष्मण सिंह रामगढ़ के राजा थे। इसमें रामगढ़ के इतिहास में भी पीछे जाना, इसका स्थापना के विषय में भी मैं कुछ आप लोगों के सामने कुछ बताना चाहता हूं कि रामगढ़ राज्य ये क्या था, कैसे ये डेवलप हुआ, कैसे इसका विकास हुआ। ये कहा जाता है कि रामगढ़ राज्य 1680 में गौड़ नरेश थे मंडला के, उनके अंतर्गत एक रामगढ़ एक रियासत थी और रामगढ़ 1680 में मोहन सिंह और मुकुटमणि सिंह दो भाई थे। वो राजा निजाम शाह के यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए। तो उस समय पर एक खूंखार शेर था जिन्होंने लोगों का जीना दुर्लभ कर रखा था। राजा बड़ा परेशान था उससे। निजाम शाह ने अपने दो सैनिकों को उसे मारने के लिए जो भेजा शेर को। तो दोनों भाई, ये कहा जाता है कि ये इधर मोहबे की तरफ से आए थे, हमीरपुर की तरफ से आए थे, जो निजाम शाह के यहाँ पर नौकरी की तलाश में वहां पर नौकरी कर ली थी और सैनिक के रूप में। और तो निजाम शाह ने उस आदमखोर शेर को मारने के लिए भेजा जंगल में। तो दोनों भाई बड़े उस शेर की तलाश में थे। शेर जब उनको नजर आया तो एक भाई ने उस पर जो है गोली दाग दी। शेर गोली की आवाज सुनकर के बड़ा वो एकदम, गोली जो शेर के लगी वो एकदम से गिर पड़ा और गिरने के बाद एक भाई ने सोचा कि शेर जो मर गया है। तो जैसे ही एक भाई उसके पास गया तो देखा उस आदमखोर शेर ने उसके भाई को मार दिया, यानी मुकुटमणि सिंह पर हमला कर दिया। बचे मोहन सिंह ने जो है शेर को तुरंत ही जो है दूसरी गोली मारी और शेर को उन्होंने मारा। तो उधर उनके भाई की भी डेथ हो चुकी थी। मोहन सिंह लोधी ने अपने भाई को कंधे पर लेकर के उसकी लाश को चल दिया और शेर का एक पंजा जो है अपने एक हाथ से पकड़ करके राजा के दरबार में पहुंच गए। और राजा के दरबार में जब पहुंचा, राजा ने ये देखा कि राजा तो एक बात को देख करके तो बड़ा खुश हुआ राजा, लेकिन दूसरी बात को देख करके बड़ा दुखी भी हुआ, क्योंकि उस आदमखोर शेर का नाश कर दिया, उसको मार दिया, तो इससे उसके राज्य में अमन चैनी बढ़ी। लेकिन अपने एक सेनापति को खो करके, उसके बहादुर सेनापति को खो करके राजा को बड़ा दुख हुआ और इस उससे मुकुटपुर का राज्य, वो मुकुटपुर का तालुका उस मोहन सिंह को दे दिया। और ये कहा जाता है एक और ऐसी घटना घटित हुई कि दो गौड़ भाई जो थे, उन गौड़ों ने ये मंडला नरेश के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहन सिंह लोधी को भेजा गया। मोहन सिंह लोधी ने उन दोनों भाइयों का वध कर दिया, जिससे राजा को बड़ी अमन चैनी, बड़ी शांति। इससे प्रसन्न होकर के उसने, गौड़ नरेश ने उनको गजय सिंह को वो रामगढ़ का राज्य और उनको राजा की उपाधि, राजा की पदवी दे दी। गजय सिंह इस प्रकार से स्वतंत्र राज्य जो है रामगढ़ का हो गया। और उसी में आगे चल के उसी पीढ़ी में ये राजा लक्ष्मण सिंह हुए। लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह विक्रमादित्य हुए, जिनकी शादी रानी अवंतीबाई लोधी के साथ 1848 में शिवरात्रि के दिन हुई थी।
जिस समय पर उनकी शादी हुई उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी राज्य हड़प नीति, वो भारत के जितने भी ये राजा थे उनके राज्यों को किस प्रकार से हड़पा जाए और अंग्रेजी साम्राज्य को कैसे फैलाया जाए, उसकी ये नीति। कई राज्य अंग्रेजों ने देसी रियासतों के हड़प लिए, जिनमें जयपुर था, झांसी था और आपका नागपुर का था, कानपुर का राज्य। ये सब राज्य जो अंग्रेजों ने हड़प लिए थे, तो किसी न किसी बात का आरोप लगा करके अपने राज्य में अंग्रेज मिला रहे थे देसी रियासतों। तो ऐसी स्थिति को देख करके जो विक्रम सिंह थे वो अंग्रेजों की इस नीति से चिंतित होने लगे और ये सोचने लगे कि अब वो दिन भी दूर नहीं कि जब रामगढ़ राज्य की भी स्थिति यही होगी, कोई ना कोई आरोप लगा करके ये मेरे राज्य को भी हड़प लेंगे। ऐसी स्थिति को देख करके रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य चिंतित होने लगे और वो अपनी सोच गवा बैठे, अर्थात अर्ध विक्षिप्तता की स्थिति में आ गए और वो घंटों घंटों खरमेर नदी में पूजा पाठ करने लगे। उनको राजपाट से कोई मतलब नहीं रहा। ऐसी स्थिति को देख करके अवंतीबाई लोधी बड़ी चिंतित हुई और उसने सारा राज्य अपने हाथों में ले लिया। ऐसी स्थिति, और उसी समय पर इनके अवंतीबाई के दो पुत्रों को अवंतीबाई ने जन्म दिया, एक अमान सिंह और दूसरा अमन सिंह और शेर सिंह नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया और दोनों ही नाबालिग थे। इधर राजा विक्रम सिंह की स्थिति का अंग्रेजों को जैसे ही पता चला, 1851 में अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य को कोर्ट ऑफ वार्डर्स के अंडर कर दिया, यानी अंग्रेजों ने अपने अधिकारी वहां पर नियुक्त कर दिए। और ऐसी स्थिति से अवंतीबाई लोधी बड़ी क्रोधित हुई, लेकिन उस समय पर अवंतीबाई लोधी कुछ कर नहीं सकती थी और वो इस अपमान को सहन कर गई और वो मौके की तलाश में थी। इधर 18 मई 1857 का समय आ गया। मई 1857, ये घटना 1851 की है। 1851 में ये घटना घटित हुई कि रामगढ़ का राज्य अंग्रेजों ने वहां पर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए और राजा बीमार रहने लगे विक्रम सिंह, और मई 1857 में इनकी डेथ हो गई और अवंतीबाई लोधी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जिससे पूरे क्षेत्र में जिसको भी पता लगा वही रामगढ़ की तरफ चल दिया कि शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए। तो उसी समय पर यहाँ उत्तर भारत में 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई। 10 मई 1857 की क्रांति यहाँ जब शुरू हुई तो 11 मई की सुबह यहाँ के सैनिक और यहाँ की जनता दिल्ली जा पहुंची। उसी दिल्ली जब गए थे, यहाँ की क्रांति में 1857 की जो मेरठ में क्रांति शुरू हुई उसमें भी कुछ लोधी समाज के लोगों का विशेष योगदान रहा है कि यहाँ पर एक बाबा थे सुल्तान सिंह, जो हाथी पर घोड़े पर ही चलते थे। हाथी पर चढ़ करके वो भी दिल्ली पहुंचे थे 11 मई को, यानी दिल्ली में बड़ी भयंकर अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में बाबा सुल्तान सिंह भी शहीद हो गए। बाबा के पास एक चाकू और एक
एक माला थी जिसके आधार पर ये पता चलता है कि बाबा वहीं पर उनकी माला वहां पर मिली वो, और चाकू मिला जो बाबा के पास रहता था, तो और वो कभी लौट कर नहीं आए, और उनका ये प्रमाण ही कुछ मिल पाया जिससे ये पता चलता है कि बाबा वहीं पर शहीद हो गए। तो ये भी इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं, अभी उभर कर नहीं आए हैं, और साहित्य की और उसकी इतिहास की जब खोज होगी तो उनका ठीक से पता चल पाएगा, लेकिन बस नाम ही बाबा सुल्तान सिंह का हमको मिलता है। तो ये सब शोध की विषय हैं। आगे चल के इन इन पे शोध जब होगी और नए तरीके से, तब बाबा सुल्तान के सिंह के विषय में भी ठीक प्रकार से जानकारी मिल पाएगी। तो 1857 की क्रांति इधर दबा दी गई। जैसे ही इसकी सूचना मध्य भारत में पहुंची, जबलपुर में पहुंची, कि मेरठ के अंदर क्रांति हो चुकी है, तो वहां के राजाओं ने, वहां के रजवाड़ों ने, वहां के लोधियों ने, वहां के ठाकुरों ने क्रांति की तैयारियां शुरू कर। 1857 की क्रांति की सूचना जब अवंतीबाई लोधी को मिली, तो अवंतीबाई लोधी ने वहां के लोगों को तैयार किया, वहां के लोधियों को, वहां के ठाकुरों को, वहां के गोंड सरदारों को तैयार किया, और जितने भी प्रसिद्ध लोग थे सबके पास अपने हाथ से लिखी हुई चिट्ठी अपने सेनापति उमराव सिंह लोधी के द्वारा जो भिजवाई उन्होंने, और चिट्ठी पर लिखा था कि या तो कमर कस लो और या चूड़ियां पहन करके अपने घरों में बैठ जाए, और तुमको अपने धर्म और ईमान की कसम है, यदि तुम इसका पता दुश्मन को, बैरी को दो। तो ये उस पुड़िया में, उस चिट्ठी के साथ अवंतीबाई लोधी ने एक चूड़ी, कांच की चूड़ी भी भिजवाई, और जिससे जिस जिन लोगों के पास वो चूड़ियां पहन, वो चिट्ठी पहुंची, उससे उन लोगों का खून खोलने लगा, और वो ये सोचने लगे, एक विधवा महिला ने ये संदेशा भिजवाया है कि हम लड़ नहीं सकते, तो हमारे लिए चूड़ी भेंट की है कि लड़ने के लिए हम काफी हैं। तो इस उसको देख करके, उनकी चिट्ठी को पढ़ करके लोगों का खून खोलने लगा, और सब युद्ध के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। और उनका नेतृत्व रानी अवंतीबाई लोधी ने मंडला के नरेश राजा शंकरशाह, जिनकी उम्र लगभग महिपाल सिंह जी माहौर साहब का लगता है संपर्क टूट गया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पुनः ज्वाइन करें। उन्होंने कुछ जानकारी जो दी है, रानी अवंतीबाई के बारे में दी है, राजा हृदय शाह लोधी के बारे में दी है, ईश्वर सिंह जी लोधी के बारे में दी है, रामगढ़ के राज की स्थापना कैसे हुई ये बताया है उन्होंने अपने पीएचडी का विषय बताया, कैसे बख्त अली की रियासत, इसको लेके वो थोड़ा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बख्त अली का जो रियासत थी, वे आज का जो गड़ा कोटा की रियासत थी, जिसको बख्त अली से अंग्रेजों ने छीन कर ग्वालियर राज्य में विलय कर दिया था। और बाद में इस उम्मीद में कि राजा हृदय शाह लोधी को गिरफ्तार करवा देंगे तो गड़ा कोटा, ऐसी उनको उम्मीद थी, मगर ये उम्मीद झूठी साबित हुई, उनको उनका राज्य नहीं लौटाया गया। मैं पुनः स्वागत करता हूं महिपाल सिंह जी माहौर साहब का। जी जी आप जी आप एक पूछ रहे थे कि बख्त अली का रियासत कौन सी थी, तो बख्त अली की रियासत थी गड़ा कोटा। नहीं, गढ़कोटा नहीं, दूसरा था गड़ा कोटा। अच्छा जी। हाँ, गड़ा कोटा थी, जो कि जिस अंग्रेजों ने छीन कर उसका ग्वालियर में विलय कर दिया था, और इस उम्मीद में कि वो रियासत मिल जाएगी, उन्होंने राजा हृदय शाह को
गिरफ्तार करवाया था, लेकिन वो नहीं हो पाया था, जिसके बाद उन्होंने विद्रोह कर दिया और बड़े विद्रोही साबित हुए और अंग्रेजों को उन्होंने काफी तंग किया। एक और जानकारी आपकी जोड़ना चाहूंगा। जी राजा किशोर शाह के बारे में आपने बताया है कि वो कहीं नेपाल चले गए और जी जी फिर उनका पता नहीं चला। उसके जी बारे में भी अलग अलग तथ्य आते हैं, क्योंकि उस समय जी कमजोर हो गए थे वो और उनकी सेना भी चली गई थी। तो जब वो घर की और जी अपने वापिस रियासत की ओर लौट रहे थे, तो उनके अपने रिश्तेदारों ने उनके साथ कुछ गड़बड़ कर दी थी और उसके बाद जी उनका पता नहीं चला। और आज भी जी उनके दमोह में, हिंडोरिया में उनके परिजन, उनके वंशज जी कुछ छोटे मोटे काम धंधे करते हैं। ये भी है, जी जो उनके वास्तविक वंशज है ऐसा कहा जाता है। जी और एक ईश्वर सिंह लोधी के बारे में आपने बताया था, वो भी काफी जी तथ्यात्मक जानकारी है। रानी अवंतीबाई का जो रामगढ़ की स्थापना है, रामगढ़ रियासत की, वो भी आपने सारे तथ्य सही तरतीब से पेश किए हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप आपने जो जानकारी दी उसको कंटिन्यू करेंगे। जी जी धन्यवाद। ये राजा शंकर शाह को नेतृत्व दिया गया 1857 में। और जो मीटिंग होती थी क्रांतिकारियों की, राजा शंकर शाह की हवेली पर होती थी। राजा शंकर शाह की जो हवेली की जो गुप्त सूचना किसी एक गद्दार ने अंग्रेजों को भी दे दी, उसी जो है जो शंकर शाह का भी खासम खास बना हुआ था और उस मीटिंग में आता था, उसकी सूचना शंकर शाह को दे दी। वो शंकर शाह की सूचना अंग्रेजों को दे दी। उस समय का अंग्रेज जो कप्तान था उस समय का, उसने उसकी जो उसका मुखबिर था, उसकी सही जानकारी के लिए एक अपना वो भेजा, एक गुप्तचर सन्यासी का भेष भेष बना करके। और वो सन्यासी का जो भेष बना करके राजा शंकर शाह के जब यहाँ पर पहुंचा, तो अंग्रेजों की उसने बड़ी आलोचना करी। और आलोचना करने के बाद जो है राजा शंकर शाह उसके झांसे में आ गए और क्रांति की सारी योजना एक एक करके जो उस फकीर को बता दी। उस फकीर, उन्होंने ये कहा, उन्होंने तो ये सोचा था कि ये जो है फकीर दूसरे राजाओं को बताएगा, लेकिन वो सारी की सारी घटना उस फकीर ने जो है उस अंग्रेज कैप्टन को बता दी जा करके। और जिससे जो है उसका दूसरा ये मुखबर जो भेजा था अंग्रेज कप्तान ने, वो बिल्कुल सही जो है उसकी बात जो मिली। और इस प्रकार से उस उस कप्तान ने, अंग्रेज अफसर ने शंकर शाह की हवेली को घेर लिया और उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में जो है क्रांति से संबंधित बहुत सारी जो है सामग्री जो है उनको अंग्रेजों को मिली। अंग्रेजों ने दोनों पिता पुत्र शंकर शाह और उनके पुत्र को जो है गिरफ्तार कर लिया। 14 सितंबर 1857 को की ये घटना है और 14 सितंबर 1857 को ही उन्होंने जो है गिरफ्तार किया और उनके आज के रूल्स के अनुसार उन पर मुकदमा चलाया गया। और 4 दिन के बाद यानी 18 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह को और उनके पुत्र रघुनाथ साहब को, दोनों को जबलपुर की भरी कचहरी में उनको बांध करके तोप से उड़ा दिया। दोनों के पिता पुत्र के जो है छोटे छोटे टुकड़े जो कर करके पूरे उसमें जो है तोप से जो है उनके टुकड़े कर दिए गए। ये इस प्रकार की घटना उन्होंने इसलिए की कि हिंदुस्तान के लोग उस समय, मध्य जबलपुर के लोग, मध्य भारत के लोग ये देखें कि अंग्रेज जो है, जो अंग्रेजों का गद्दार होता है उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो लोगों में भय पैदा करने के लिए राजा और राजकुमार की ये स्थिति, उन्होंने इसकी कितनी भयंकर मौत जो है दी। लेकिन इसका परिणाम बिल्कुल उल्टा निकला। एक बार तो ऐसा लगा कि 1857 की क्रांति में बिल्कुल शून्यता आ गई है, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का नहीं है जो नेतृत्व कर सके। जैसे ही इसकी सूचना आसपास के लोगों में फैली तो लोगों में और उत्तेजना फैल गई। इसकी सूचना दूसरे तीसरे दिन जैसे ही रामगढ़ पहुंची
तो रामगढ़ की अवंतीबाई लोधी को जब इसका संकट सा है कि इस प्रकार की मौत का समाचार मिला, तो वो बड़ी दुखी हुई और बड़ी क्रोधित हुई, बड़ी उत्तेजित होकर के उन्होंने अपनी सारी सेना को तैयार कर लिया और कई हजार सैनिकों को तैयार करके वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है आ डटी युद्ध के मैदान और मंडला की तरफ जो है वो चल दी। उनके साथ जो है कुछ और लोगों की सेना भी जो है आकर के मिल गई, जो अंग्रेजों से बदला लेना चाहते थे। तो वहीं पर अंग्रेजों से बड़ी भयंकर उनसे जो है युद्ध हुआ अंग्रेजों से अवंतीबाई लोधी का, और अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजियों की सेना को पीछे धकेल दिया और अंग्रेज उससे भयभीत होकर के भागे। उसी युद्ध में उस समय का जो अंग्रेज सेनापति था वार्डिंगटन, उसका पुत्र भी रानी अवंतीबाई को युद्ध के मैदान में मिला। छोटा ही बच्चा था। तो अवंतीबाई लोधी, अंग्रेजी सेना तो भाग गई डर के। अवंतीबाई लोधी के कुछ सैनिकों ने ये जो कहा उससे कि महारानी, ये उस अंग्रेज का बच्चा है, ये नाग का बच्चा है, बड़ा होकर के ये भी डसेगा ही, इसलिए इसको यहीं खत्म कर दीजिए। तो रानी अवंतीबाई लोधी ने ये कहा कि नहीं, ये हमारे वीरता का ये प्रमाण वीरता को ये प्रमाणित नहीं करता कि हमको अंग्रेजों के बीवी और बच्चों से हमें कुछ नहीं कहना है। जो युद्ध करना है हमें उनके सिर्फ अंग्रेजों से युद्ध करना है, उनकी महिलाओं से और उनके बच्चों से हमें कुछ नहीं करना है, उनको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इस प्रकार से रानी ने अपने विश्वसनीय कुछ सैनिकों को उस बच्चे को उस वार्डिंगटन के पास पहुंचाने के लिए कहा। तो वो उसके रानी से उन्होंने कहा कि वो हमारे पास नहीं आएंगे, वो हमको देख करके भाग जाएंगे। तो रानी अवंतीबाई लोधी ने ये कहा कि जैसे ही वो उसको वो भागने का प्रयास करें तो ये आप सफेद झंडा ये फहरा देना। सफेद जो झंडा है, सफेद जो वस्त्र, ये शांति का प्रतीक है। तो इसलिए वो समझ जाएंगे, अंग्रेज यहाँ की परंपरा से अच्छी प्रकार से भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि अंग्रेजों को देख करके उन्होंने वो सफेद झंडा लहराया। उस झंडे को लहरा हुआ देख करके वो वार्डिंगटन जो है रुक गया, उसकी सेना रुक गई और उन अवंतीबाई लोधी के सैनिकों ने उस बच्चे को वापसी किया। तो उस वार्डिंगटन को ये पता नहीं था कि रानी इतनी दयालु भी है कि उसको तो अपने बच्चे को ये समझ बैठा था कि तेरा बच्चा युद्ध के मैदान में दुश्मनों ने मार दिया हो। बच्चे को जीवित देख करके वो बड़ा खुश हुआ और ये प्रण कर गया कि उसने रानी के सैनिकों से कहा कि रानी से ये कहना कि बगावत छोड़ दें और हम रानी का राज्य वापसी कर देंगे। तो जब इस प्रकार की बात रानी के सैनिकों ने रानी को आकर के बताई, तो रानी अवंतीबाई लोधी ने ये कहा कि अगली मुलाकात जो होगी वो वार्डिंगटन से फिर युद्ध के मैदान में ही होगी, कि हम अंग्रेजों को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे, उनके शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो मंडला का जो राज्य था वो अवंतीबाई लोधी ने पुनः जीत लिया। और रानी अवंतीबाई लोधी को कहा जाता है कि उसका राज तिलक अवंतीबाई लोधी को का राज तिलक भी किया वहां पर, लेकिन रानी अवंतीबाई लोधी ने उनके ही परिवार के लोगों को उस गद्दी को सौंप करके वो अवंतीबाई लोधी अपने रामगढ़ राज्य की तरफ चली गई। और इस प्रकार से रानी अवंतीबाई को भारत के इतिहास में महारानी की उपाधि भी दी जाती है और उनको महारानी अवंतीबाई लोधी के नाम से जो है जाना जाता है। महारानी अवंतीबाई लोधी जब रामगढ़ वापसी आई और अपने राज्य के सैनिकों को जो युद्ध के मैदान में इतने दिन तक डटे रहे, सभी को जो है छुट्टियां दे दी, सबको छुट्टी मनाने के लिए उनके घर भेज दिया और कहा कुछ समय के बाद पुनः राज्य में आ जाइए आप।
और छुट्टी मना करके पुनः वो राज्य में आ गए। इधर उत्तर भारत की क्रांति असफल हो चुकी थी। उत्तर भारत के सभी उनको विद्रोहियों को दबा दिया और यहाँ से जो है अंग्रेजी जो सेना थी, अंग्रेज सेना वो मध्य भारत की तरफ उसने प्रस्थान किया। और मध्य भारत में उस समय पर जो विद्रोह चल रहे थे उनको दबाने के लिए वो सेना सारी की सारी सेना वहां पर संकलित हो और मध्य भारत में जहां जहां विद्रोह चलता रहा उनको जो है अंग्रेज दबाते चले गए। एक दिन वो भी समय आ गया कि अंग्रेजों की सेना पुनः रामगढ़ की तरफ प्रस्थान करने लगी और जैसे ही रानी अवंतीबाई लोधी को इस बात की सूचना मिली तो कि अंग्रेजों ने पुनः जो है आक्रमण की तैयारी कर दी है, तो तुरंत ही अवंतीबाई लोधी ने भी अपनी सेना को एकत्र किया और युद्ध के मैदान में जो है आ डटी और देखा कि अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी विशाल सेना उसी सेनापति के नेतृत्व में, वार्डिंगटन के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना आ डटी है कि जिसको मैंने भीख के रूप में जो है उसकी जिंदगी दी थी, उसको जिंदगी दी थी। फिर वो वही सेनापति मेरे सामने युद्ध के लिए आया है। तो रानी ने रामगढ़ के राज्य को छोड़ करके वो जंगलों की तरफ निकल गई अपनी सेना को लेकर के और छापामारी युद्ध करती रही। छापामारी युद्ध जो होता है वो दुश्मन वो होता है कि दुश्मन की सेना को हानि पहुंचाओ और छिप जाओ, हानि पहुंचाओ और छिप जाओ। इस प्रकार से अंग्रेजों की सेना का काफी सफाया रानी अवंतीबाई की सेना ने कर दी। रानी अवंतीबाई लोधी के पास एक बहुत छोटी सी सेना थी और वो छोटी सी सेना एक दिन छोटी सी सेना भी लालपुर एक जगह है वहीं मध्य प्रदेश में, वहां पर उस पहाड़ी पर जो है छुपी हुई थी और जैसे रानी की सेना ने अंग्रेजों की सेना पर जो है वार किया तो अंग्रेजी सेना ने उसको चारों तरफ से घेर लिया उसकी सेना और बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। उस लड़ाई में रानी अवंतीबाई लोधी बड़ी वीरता के साथ लड़ी और जब अवंतीबाई लोधी को ये लगने लगा कि अब अंग्रेजों से अब छिप पाना, भाग पाना यहाँ से बड़ा मुश्किल काम है, तो रानी अवंतीबाई लोधी ने अपने ही सीने में अपनी तलवार भोंक ली और अपनी तलवार अपनी छाती में जब भौंकी तो उसी समय पर जो रानी अवंतीबाई नीचे भूमि पर गिर पड़ी और उसी वार्डिंगटन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अंग्रेजी सारी सेना जो है अवंतीबाई लोधी जहां पर लेटी हुई थी वहीं पर जो आ गई और अवंतीबाई को जब कुछ होश आया तो उसी वार्डिंगटन ने अवंतीबाई लोधी से कहा कि रानी साहिबा आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो रानी अवंतीबाई लोधी ने ये कहा कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? कि रानी साहिबा जरूर करेंगे। तो मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरे शरीर को कोई भी फिरंगी हाथ नहीं लगाए। तभी वार्डिंगटन ने कहा कि ठीक है रानी साहिबा, आपकी इच्छा ये पूरी कर दी जाएगी और क्योंकि हमारी सेना में भारतीय सैनिक भी हैं, हम उनके द्वारा आपकी क्रियाक्रम अंतिम संस्कार करा देंगे। फिर पूछा कि रानी साहिबा बस हमको इतना बता दीजिए कि इस षड्यंत्र को रचने में कौन कौन लोग हैं आपके, बस उन्हीं को हम पकड़ेंगे, बाकी आपके सैनिकों को हम कुछ नहीं कहेंगे, हम उनको सबको छोड़ देंगे, वरना तो हमारा कानून बड़ा सख्त है, हम सबको सजा हमें देनी पड़ेगी। तो रानी अवंतीबाई लोधी ने ये कहा था कि मेरे सैनिक बिल्कुल निर्दोष हैं, मेरे किसान बिल्कुल निर्दोष हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, मैंने ही उकसाया है और इस घटना की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरे सैनिकों को, मेरे किसानों को मेरे बाद परेशान ना किया जाए। ये रानी अवंतीबाई लोधी ने अपने प्राण त्याग। जब रानी अवंतीबाई लोधी के प्राणों को निकलते हुए वार्डिंगटन ने देखा तो वो भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाया
पूरे भारतवर्ष के इतिहास में क्या, सारी दुनिया के इतिहास में एक ऐसा पहला उदाहरण मिलता है कि जब किसी दुश्मन की मृत्यु पर कोई दुश्मन रोया। अक्सर ये देखा जाता है कि जब किसी दुश्मन की मौत होती है तो उसका दुश्मन के खेमे में वो दुश्मन खुशी मनाता है, लेकिन रानी अवंतीबाई लोधी का जो मुख्य प्रमुख दुश्मन था वो भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाया। ये और सारी दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण देखने को हमको नहीं मिलता। ये इस प्रकार से रानी अवंतीबाई लोधी की वीरता के विषय में हमको ये जानकारी मिलती है। और दूसरा ये तो बात ठीक है कि अवंतीबाई लोधी वीर गति को प्राप्त हुई, देश की नायिका बनी, लेकिन अब उसके इतिहास को कोई और लोगों ने नहीं लिखा है। जब से उसके वंश के लोग, लोधी समाज के लोग जागृत हुए हैं, तभी से ये इतिहास में हम उनको स्थान मिलना शुरू हुआ है। क्योंकि यदि इस समाज के लोग प्रयास नहीं करते तो अवंतीबाई लोधी के इतिहास के विषय में हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। क्योंकि समाज जैसे जैसे शिक्षित हो रहा है आज के समय में, वैसे वैसे लोधी समाज के इतिहास के विषय में हमको जानकारी मिल रही है। इस प्रकार की जानकारी और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो छुपी पड़ी हैं, और जैसे जैसे समाज जागृत होगा, शिक्षित होगा, समाज नई नई खोज करेगा, जिससे हमारे समाज का जो गौरवशाली इतिहास है उसको हम, हमारी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ी जो है समाज के सामने प्रस्तुत करेंगी। तो ये सब शिक्षा पर ही निर्भर है। जितने हम लोग शिक्षित होंगे उतना ही दूसरे लोगों के सामने हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। विजय भाई, कुछ प्रश्न आए हो तो लेने दर्शकों के। हाँ सर, जी दर्शकों का कोई प्रश्न है सर कि लोधी जी। समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, लेकिन इसको लिखा नहीं गया। इसका आपको क्या कारण नजर आता है सर? इसका कारण ये है कि लिखने वाले जो लोग हैं, जब तक आप लोगों में से इस प्रकार की पोस्टों पर, इस प्रकार की जगह पर नहीं पहुंचोगे जो ऑथेंटिक, जिनकी बुक मानी गई हैं, मानी जाएंगी इतिहास में, वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, विश्वविद्यालय में आपके लोग जब तक नहीं पहुंचेंगे, चाहे वो इतिहास के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के लोग हों, चाहे वो समाज शास्त्र के लोग हों, और जब तक विश्वविद्यालयों में आपके लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक ऑथेंटिक बुक नहीं मानी जाएंगी। क्योंकि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही ज्यादातर मोस्टली जो है ऑथेंटिक राइटर माने जाते हैं, और जो कोई वैसे ही लिख देता है उसकी बुक ऑथेंटिक नहीं मानी जाती। और ये तभी संभव है जब आप में से लोग पहुंचोगे, आपकी संतानें, ये आपके वारिस लोग वहां पर पहुंचेंगे। अभी देखिए, जो हमारे नेता हैं उस पर ध्यान नहीं देते। अभी जैसे आपके सामने ये कल्याण सिंह के विचार हैं, कल्याण सिंह के क्या आइडियोलॉजी थी, इसको सिर्फ और सिर्फ लोधी समाज के लोग ही आगे बढ़ा सकते हैं इस विचारधारा को। दूसरे लोग कल्याण सिंह की उसको क्यों बढ़ाएंगे? वो बढ़ाएंगे अटल जी की उसको, वो जो बढ़ाएंगे मनमोहन सिंह की विचारधारा को, इंदिरा जी की विचारधारा को, अंबेडकर की विचारधारा को। तो मुख्य कारण है कि एक अच्छी, जहां से हमको एक प्लेटफॉर्म जो है वो विश्वविद्यालय लेवल का है, विश्वविद्यालय लेवल पर जब तक हमारे इस प्रकार के लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक ये इतिहास को हम अच्छी प्रकार से नहीं लिख पाएंगे। और कोई क्वेश्चन?
नेक्स्ट। सर, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि लोधी समाज का इतिहास समाज की जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हमारे बहुत सारे सामाजिक संगठन समाज में काम कर रहे हैं। तो आप उन संगठनों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे लोधी समाज का जो गौरवशाली इतिहास है वो जन जन तक पहुंच सके सर? उसमें तो यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और इस प्रकार के जो जिन लोगों का जो इतिहास के विषय में जिनको जानकारी है, जो एक तो ये है जानकारी है उनको, वो प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो इस प्रकार की जानकारी बेकार है। जो लोग जो है प्रस्तुत कर सके समाज के सामने, समाज को का मार्गदर्शन कर सके, हमको ऐसे लोगों का सर्च करना है और उनसे निवेदन करके उनसे जो है समाज में किस प्रकार वो इस प्रकार के उनके कार्यक्रम ले करके कोई कार्यक्रमों में उनको मौका दें बोलने का, वो समाज को आगे ले जाएं और जो है कुछ ऐसे लोगों को तैयार करें, वही लोग जो दूसरे लोगों को भी वो तैयार करें। सर, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे समाज के बहुत सारे विद्वान आए हुए हैं जिन्हें पीएचडी किया हुआ है क्रांति में या लोधी समाज के इतिहास में। तो आप सभी विद्वानों से क्या निवेदन चाहते हैं जिससे लोधी समाज का इतिहास है पूर्ण रूप से लिखा जा सके, और आप लोग की ऐसा कोई संगठन बन जाए इतिहासकारों का, जो आप जानकार आदमी है, जिससे लोधी समाज का जो काम नहीं हो इतिहास लिखने का, वो इतिहास लिखने का काम हो सके सर। अभी मैंने ये सबसे पहला जो क्वेश्चन जो था आपका, वो उसी में था मेरा उत्तर ये कि जब तक आपके लोग विश्वविद्यालय लेवल पर नहीं पहुंचेंगे, जो ये मान्यता देते हैं कि ये किताब ऑथेंटिक है या नहीं, जब वो मान्यता दे देंगे कि हाँ ये किताब ऑथेंटिक है आपकी लोधी समाज से संबंधित, तो उसको लेखनीबद्ध भी किया जा तो अपने आप ही हो जाएगा। नई खोज जब होगी, नया इतिहास लोधियों के विषय में, अभी पूर्ण रूप से इतिहास वो पूर्ण रूप से नहीं आया है, और लेखनीबद्ध भी तभी हो सकता है जब वो लोग ऑथेंटिक लोग उसको हरी झंडी दे देंगे। अभी रखते हैं, मैं बताऊंगा कहाँ किसको देने लेने। जी सर, अवंती का संबंध अभी एक ब्रिटेन में एक पीएचडी की गई है, इससे अवंती का संबंध एसटी समाज से दिखाया गया है। तो इस बाबत हम लोग, हमारा समाज क्या कर रहा है कि इस प्रकार के जो एसटी से भी अवंती का संबंध दिखाया जा रहा है समाज से, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर इतिहास लेवल पे सर? नहीं, जिन लोगों का इतिहास लिखा नहीं गया, जिन लोगों के विषय में पता नहीं, वो सब दबे कुचले ही तो लोग हैं। और जिन लोगों का इतिहास पता चल गया है कि ये वो लोग हैं, वो दबे कुचले कहाँ रहे? दबे कुचले लोग कौन हैं? जिनके विषय में हमको जानकारी नहीं है कुछ भी। अब अवंतीबाई लोधी के विषय में पता चल गया कि रामगढ़ की रानी थी, वीरगति को प्राप्त हुई थी, इतने अंग्रेजों को उन्होंने परास्त किया, तो ये जो है दबे कुचले लोग कहाँ रह गए? जब उनकी गिनती होती थी दबे कुचले लोगों में, तब तो ठीक था, कि जब तक पता नहीं था लोगों को और उनके वंशजों के विषय में भी जानकारी हो। सर, वैसे भी जो वर्गीकरण हुआ है ओबीसी एससी जी, आवाज नहीं आई आपकी। एसटी ओबीसी का जो भी वर्गीकरण हुआ है, वो तो जी वर्गीकरण जो एससी एसटी या इस तरह का जो वर्गीकरण हुआ है, वो तो आजादी के बाद ही हो पाया है, और ओबीसी का तो 90 के बाद ही हुआ है जी। और वो तो उस समय के बारे में अगर वो बोलते हैं तो उनका आशय शायद ये होगा कि अति पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े और क्षेत्र से आती थी, अति पिछड़ी रियासत से थी, और खुद भी उस तरह का उनको उसमें वर्गीकृत किया होगा अंग्रेजों ने, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली।
कि रानी अवंतीबाई को जैसे इन्होंने बताया कि SC ST या इस तरह के वर्ग में माना गया अंग्रेजों द्वारा, तो उसका कारण यही हो सकता है कि वो, क्योंकि उस समय तो इस तरह का वर्गीकरण नहीं था, तो एक पिछड़ी हुई रियासत, पिछड़े हुए इलाके से वो आती थी, ये आशय हो सकता है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन अलग था सर कि अंग्रेज माने ब्रिटेन में एक महिला ने सर PhD किया हुआ अवंतीबाई के ऊपर, और उस PhD में उन्होंने अवंतीबाई का संबंध ST समाज से दिखाया गया ना कि लोधी समाज से सर। हाँ, तो ST उस होते ही नहीं थे ना उस समय, ये तो 1900 आजादी की बात से ही SC और ST हुआ, तो उस समय तो रानी अवंतीबाई के समय तो ST और SC होते ही नहीं था कुछ। नहीं, ये तो आजादी के समय इस तरह का वर्गीकरण और इस तरह के आरक्षण की बात, और बाकी वर्गीकरण हुआ है ना जातियों का, तो ST लिखा होगा तो ST का आशय कुछ ही नहीं है, क्योंकि उनको नहीं मालूम होगा कि उस समय हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं थी रानी अवंतीबाई के समय। जैसे विजय शाह है हमारे आज के मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, और उनके ससुर साहब भी है, बागली रियासत के रियासतदार थे, विजय शाह भी थे, ये सब आदिवासी हैं, मगर ये सब राजा रहे, मगर ये बाद में जाके आजादी के बाद आदिवासी हुए, उस समय तो वो कोई ऐसा वर्गीकरण नहीं था। देखिए, अभी इसमें बंगाल के अंदर एक मिदनापुर जिला है। मिदनापुर जिले के जो लोधी हैं वो ST समुदाय में आते हैं, और लोधा समुदाय जो वहां का एक उसने भी अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था, लोधा विद्रोह के नाम से जो बंगाल के इतिहास में जाना जाता है। तो कहीं पर लोधी समाज SC में तो कहीं नहीं आता, ST में जरूर बंगाल में आता है। तो हो सकता है लोधा, जो इन्होंने अभी ये जो कहा कि ST से जोड़ा है, तो लोधा समाज से अवंतीबाई लोधी को कुछ बंगाल के विषय में पढ़ा होगा, लोधा उपद्रव के विषय में, कि वहां पर आंदोलन मूवमेंट हुआ था लोधा। तो और मध्य प्रदेश की रानी भी, ये रानी जो थी वो अवंतीबाई लोधी समुदाय से ही थी, तो उसके साथ हो सकता जोड़ दिया हो, तो पूरे भारतवर्ष के लोधियों को एक उसमें जो एक ही दृष्टि से देखा हो उस महिला ने, ऐसा हो सकता है। सर आज हम देखते हैं कि किसी भी लड़के से किसी विषय में पूछा जाता है तो वो विकिपीडिया पे जाता है, वो इतिहास को पढ़ता है, तो विकिपीडिया में इतिहास से पूरी तरह से अपडेट रहे, इसके बारे में आप जैसे विद्वान लोग क्या कर सकते हैं, या इसका क्या है, वो जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, उस विषय में तो कुछ एक्सपर्ट लोग ही लगाए जाएं जो इस नई टेक्नोलॉजी के विषय में, तो मुझे भी कुछ कम जानकारी है, और जो कहीं कुछ वो है तो जितनी हेल्प हम लोगों की मिल सकती है साहित्य लेखन में, तो हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। आवाज नहीं आई आपकी। होतीला साहब कुछ बोलना चाहते सर? हाँ, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये जो अभी बात आई ना बंगाल की, डॉक्टर महिपाल जी ने बताया, मुझे जो जानकारी है, पूर्वोत्तर के जितने भी स्टेट हैं, 5-7 स्टेट जो पूर्वोत्तर के हैं, सभी में लोध लोग जो हैं वो इसी में आते हैं, जो महिपाल जी कह रहे हैं, ST लोगों में आते हैं, ये पक्का है, वहाँ के गजट में है। और उड़ीसा में तो 6 जिले हैं पूरे इस तरह के लोध के नाम से। जो महाश्वेता देवी हुई हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अगर कहीं आपको महाश्वेता देवी का इतिहास पुस्तकें मिल जाए, उसमें लोधी लोगों के बारे में, लोध के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, और उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है। अब इस समय संयोग से वो नहीं है, तो उनकी ज्यादातर पुस्तकों में लोध नाम से हमारे समाज के लिए बहुत काम किया है। और 6 जिले हैं पूरे लोधी बहुल क्षेत्र के, 6 जिले उड़ीसा में हैं, और पूर्वोत्तर के सारे स्टेट में, जैसे आपका अरुणाचल है, मेघालय है, त्रिपुरा वगैरह है, बंगाल है, इस सब में, असम में, सब में हम ST में हैं। डॉक्टर महिपाल जी जो कह रहे हैं बंगाल की, वो सारे स्टेट में है, ऐसी मुझे पक्का जानकारी है। ओके सर, ओके। नहीं, बिल्कुल सही जानकारी है। मोतीलाल जी ने जो जानकारी बताई, माननीय मोतीलाल जी है, महाश्वेती वर्मा, उन्होंने काफी लिखा है,
और हाँ ये जो जानकारी बता रहे हैं पूर्वोत्तर की और उड़ीसा की, ये सही जानकारी है कि वहां पे हमारी जाति एसटी वर्ग में आती है। जी, मैंने तो डॉक्टर छत्रपाल जी जो थे, हमारे हमारे छत्रपाल जी थे, जब वो राज्यसभा के मेंबर उड़ीसा से बनाए गए थे, तो हम लोगों ने उनको कार्यक्रम दिया था, लिखित दिया था कि आप इन 6 जिलों में जाएं और वहाँ की स्थिति को देखें, जो संभव वो कर रहे हैं, जो कर सकते हैं। संयोग से उनके साथ वो कुछ दुर्घटना हो गई इस तरह की, राज्यसभा मेंबर के टाइम पर एक पॉलिटिकल बात हो गई कुछ, उनको फिर वहां से हटाना पड़ा। नहीं तो प्रोग्राम बन गया था और हम 5-7 लोग भी उनके साथ जाने वाले थे, छत्रपाल जी के साथ में हम लोग जाने वाले थे उड़ीसा में। तो बाकी निजी रूप से तो मैं गया हूँ, 2 बार उड़ीसा गया हूँ, अरुणाचल भी गया हूँ, असम भी गया हूँ। ये सब जगह-जगह मैं मिला हूँ लोगों से जाके। मैं अपने खादी ग्रामोद्योग काम से जाता था, तो उस समय जब पता चलता था तो मैं जाता था। आपके मध्य प्रदेश में भी काफ़ी घूमा हूँ और लोगों से जानकारी करके अपने लोधी बहुल क्षेत्र में, गाँव देहात में, तो काफ़ी देखा है मैंने। तो बाकी स्थिति तो है। और अंग्रेज़ों को ही गज़ट में, लोधियों को अंग्रेज़ों के गज़ट में उद्दंड कौम लिखा हुआ है, सरकारी गज़ट में सर। जी लोधी उद्दंड कौम है, क्योंकि हमने उद्दंडता की उनके साथ, जी लड़ाई करी, दूसरे खुरापाते की उनके साथ, तो वो तो हमें उद्दंड बताएँगे ही। तो मध्य प्रदेश के पुराने टाइम के गज़ट में ये है। ये सर। और आदिवासी जो क्षेत्र हैं, उनमें भी आप कभी जाएँ देखें, तो आदिवासी क्षेत्र से जब लोगों से बात करेंगे आप, तो मेरा अपना अनुभव ये है कि लोगों से लड़ाइयाँ हुई हैं, ज़्यादातर पश्चिम से ही हमले हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, तो सैनिकों के पास क्या होता है? हथियार होते हैं, उस समय कपड़े होते हैं, लड़ाई राजा खत्म हो गया, लूट-पाट कर ली, बंदी बन गया, तो सेना तो भागेगी। तो उस समय जो कपड़े होते थे उनके पास, कब तक चलते? तो जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उनमें भी हमारे बहुत लोग हैं। मैं आदिवासी क्षेत्रों में अंबिकापुर वगैरह की तरफ, आगे बस्तर वगैरह में गया हूँ, इधर कोलियारी गुजरात साइड में गया हूँ। आप ताज्जुब करेंगे सर, उनकी भाषा, अगर आप उनसे मिल के बैठ के बात करेंगे, तो आज भी उनकी भाषा वही है जो आप बोलते हैं, हम बोलते हैं। निजी रूप से देखा हूँ मैं, 1-2 रात रहा हूँ उनके साथ में, सब वही भाषा बोलते हैं। लेकिन अब वो अपनी पुरानी बातें, कई पीढ़ी हो गई तो बता नहीं पाते हैं, लेकिन भाषा उनकी आज की जो हम बोल रहे हैं, इस स्टेट की वही भाषा उनकी है। अपनी भाषा वो अलग बोलते हैं, लेकिन आप जब उनसे बात करेंगे, आत्मीयता से बात करेंगे, तो वो अपनी इस भाषा पे आ जाएँगे, हमारी भाषा पर आ जाएँगे। मध्य प्रदेश की, ग्वालियर की, अपने आप की आगरा मंडल की भाषा उनके पास आ जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश की भाषा उनके पास आ जाएगी, छतरपुर की भाषा आ जाएगी। ये देखा है मैंने सर वहाँ। मैं माननीय महिपाल सिंह जी माहूर साहब से अ, थोड़ा जानकारी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के बारे में अगर उन्हें हो तो मैं जानना चाहूंगा। जी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। अगर आपने 1871 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के बारे में कुछ अध्ययन अगर किया हो। नहीं, इस समय ध्यान नहीं मुझे, या तो होगा, लेकिन इस समय ध्यान नहीं रहा। अच्छा सर, अच्छा, या 31 हेबुचल ऑफेंडर्स एक्ट आया था, उसके बाद जी आवाज नहीं आई आपकी, समझ नहीं पाया। नहीं, पीआरटी में या क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में आता है, ऐसा आपके ध्यान में कुछ है क्या? नहीं, अब इस समय नहीं है ध्यान में कुछ भी मेरे में। ओके ओके ओके। विजय भाई, एनी क्वेश्चन और कुछ? नो सर, नो सर। मेरा सिर्फ निवेदन है, वो आभार है सर इसके बाद में। जी। तो मैं सबसे पहले महिपाल सिंह होतीलाल साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप समाज के विद्वान हैं और हम चाहते हैं कि समाज का जो गौरवशाली इतिहास है वो लोधी समाज की जनता तक पहुंचे। तो हम चाहते हैं कि आप छोटे छोटे ब्लॉक में या छोटे छोटे लेख में लोधी समाज का इतिहास लिखें और उसे कम से कम जो बड़े ग्रुप हैं, जैसे जागरूक समाज में 1.5 लाख के करीब सदस्य हैं, इससे पोस्ट करें। तो उससे क्या हो कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है
इसको हमारे समाज का गौरवशाली इतिहास से मालूम पड़ेगा और वो अपने समाज के इतिहास को गर्व कर सकेगा। और कोई भी समाज से तभी आगे बढ़ सकता है जब उसका अपने इतिहास मालूम हो, गौरवशाली इतिहास मालूम हो। तो आप दोनों से मेरा निवेदन है कि हमारे लोधी समाज का जो गौरवशाली इतिहास है, उसको समाज तक पहुंचाने में आपकी भागीदारी लगेगी। और दूसरा मैं महिपाल सर और होतीलाल सर से का बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे समाज के बंधुओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी लोधी समाज के गौरवशाली इतिहास के बारे में। उसके लिए सर मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तथा आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार सर आपका। चलिए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमें सर आप सब हम लोगों अच्छा को। कार्यक्रम लेके चले हैं, अच्छा है, जो जुड़ेंगे समझेंगे और शिक्षित शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे तो फिर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं महिपाल जी, तो शिक्षा ही मुख्य उद्देश्य हमारा रहेगा तो फिर धीरे धीरे नई पीढ़ी को रास्ता मिलेगा। बिल्कुल सहमत हूँ सर आपसे सर कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना ही पड़ेगा। और आज हमारे समाज के बहुत सारे संगठन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी सामाजिक संगठन शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे सभी संगठन एक साथ एक दिशा में काम करते हैं तो हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ेगा और समाज तरक्की के पथ पर भी अक्सर होगा सर। और उस समय हम आप जैसे अनुभवी बुद्धिजीवी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जो हमारे समाज के संगठनों को, हमारे समाज के लोगों को मार्गदर्शित कर सकें, जिससे हमारा समाज अगर प्रगतिशील पथ पर अग्रसर हो सके सर। आप दोनों का सर बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत हाँ, मैं मेरठ का उदाहरण दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। जी सर। डॉक्टर साहब जब पढ़ने आए थे, आज से 30-35 साल की बात बता रहा हूँ मैं। मेरठ की आबादी 60-70 हजार लोधी समाज की है। इतने बड़े 20-22 लाख मेरठ की आबादी है जिले की। 30-35 साल पहले पोस्ट ग्रेजुएट मेरठ में इतनी बड़ी आबादी में केवल 6 लोग थे, केवल 6 लोग सर। जी सर। और डॉक्टर साहब हैं, दूसरे लोग हैं। आप देख लिए 30-35 साल में हमने क्या किया है कि ये संगठन तो हमारे एजुकेशन संबंधी आज बने हैं। हमने क्या किया कि जैसे वोटर बीएलओ जाता है घर-घर, उस तरह से हम लोगों ने घर-घर जाके सर्वे किया है और इतनी लोकल आबादी में केवल 2% लोग पढ़े लिखे थे। 2%, केवल 2% सर। 60-70 हजार की आबादी में केवल 6 लोग थे जो पोस्ट ग्रेजुएट थे। आज की तारीख में आप पढ़े लिखे बच्चों पर हाथ रखेंगे, किसी भी जवान बच्चे पर हाथ रखेंगे तो आप गिनती नहीं कर पाएंगे। तो हम ये 30-35 साल से शिक्षा संबंधी कार्यक्रम चला रहे हैं और हमारी टीम में डॉक्टर महिपाल सिंह जी हैं, इनकी उम्र के लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग 30-35 साल से इस कार्यक्रम में लग रहे हैं। बच्चों को प्रोत्साहित भी करते हैं, घर-घर जाते हैं, उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं जो जिस लायक होता है, अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है तो वो भी करते हैं। प्रिंसिपल से मिलते हैं, फीस माफ करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आज की तारीख में जवान बच्चे पर हाथ रख लेंगे तो आपको पढ़ा लिखा मिल जाएगा, भले ही वो नौकरी ना कर रहा हो। आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की गिनती आप नहीं कर पाएंगे कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अच्छा जागृति हुई है। अब ये भी अच्छा हो रहा है कि 2 संगठन और बन गए हैं। तो धीरे-धीरे सब काम होता है। देखिए गड्ढा खाली है तो बनने में टाइम लगेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समाज को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके लिए सर मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको साधुवाद करता हूँ सर। और इसके साथ ही मैं जागरूक समाज के पटल के माध्यम से हमारे समाज के सही बुद्धिजीवियों को हमारे पटल पर आमंत्रित करता हूँ। जागरूक समाज के जो कार्यक्रम है लोधी सूर्य गाथा में, जो भी लोग इस समाज के इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं, वो हमारे पटल पे आ सकते हैं। आदरणीय मोहन नरवरिया से संपर्क कर सकते हैं और इस पटल पर आके हमारे समाज के गौरवशाली इतिहास को समाज तक पहुंचा सकते हैं। तो एक बार फिर आप दोनों का सर बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। इस पर भी सर मैंने अपने जागो ग्रुप पर एक थोड़ा सा कुछ लाइन लिखी है, कल लिखी है मैंने। तो मैंने अपना सुझाव दिया है कि आप उस पर भी विचार करें। जागो लोधी समाज में जो सब्जेक्ट जैसे आप दे रहे हैं संबंधी, तो उसमें मेरा अपना सोचना है जी सर। कि सोच जब चेंज होगी, जी सर। लोधी समाज अपने प्रति सोचेगा, समाज सोचेगा और दिमाग स्वतंत्र रहेगा। मतलब दिमागी स्वतंत्रता के लिए मैंने लिखा है, उस पर भी किसी दिन आप कार्यक्रम रखें कि हम अपनी सोच को किसी की गुलाम ना बनने दें। सोच को गुलाम बनेगी
तो हम वैसे ही रहेंगे, जैसे कह दिया वैसे ही चलेगा। तो वो थोड़ा मेरा प्रार्थना है आप लोगों से कि जागो, जैसे आज ये कार्यक्रम हिस्ट्री संबंधी है, ऐसे ही सोच को स्वतंत्र करने के लिए आदमी दिमाग अपना स्वतंत्र सोचेगा, दूसरों के कहने में बहकावे में नहीं आएगा। धर्म की अफीम, अयोध्या की अफीम, पार्टी की अफीम, महंतों की अफीम, इन लोगों से जब सोच जागृति होगी आपकी, दिमाग स्वतंत्र रहेगा, तभी आप अपने बारे में सोच सकते हैं, बच्चों के बारे में सोच सकते हैं। तो इस पर भी कोई कार्यक्रम करिएगा, बोलना होगा तो मैं पहले तो कह रहा हूँ कि मैं बोल दूंगा। नहीं, बहुत अच्छी बात माननीय होतीलाल साहब ने बोली, क्योंकि यही बात एग्जैक्टली यही बात हमारे दमोह के दादा बहादुर सिंह जी लोधी, जो कि संघ में कभी विभाग संचालक रहे और अपने पद उन्होंने छोड़े हैं, क्योंकि सारे पद छोड़े हैं, और ओबीसी का जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा है मध्य प्रदेश में, उसके वो अगुवा हैं। वो भी यही बात बोलते हैं कि आपको पार्टी की बात, विचारधारा की बात, धर्म की बात, बाकी सब चीजों से इस तरह के जो बंधन है, इस तरह के जो चश्मे लग जाते हैं व्यक्ति को, उस सबसे उबरना होगा एक स्वतंत्र सोच, एक खुले मन से सोच पाए, कुछ कर पाए। ये उन्होंने अभी काफी जोर शोर से कहा है, अपने लोगों को कहा है कि सबसे मुक्त होना बहुत जरूरी है। देखिए इसी आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। और इसको लेके हम कुछ डिजाइन करेंगे प्रोग्राम, और कि हमारे लोग इन सब चीजों से प्रभावित हुए बगैर एक स्वतंत्र सोच रख पाए और सही दिशा में सोच पाए और कुछ कर पाए। जी अभी महिपाल हाँ साहब। सर, अभी 2 साल पहले यहाँ आपकी महिपाल डॉक्टर साहब जानते हैं, IIMT यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वाइस जी चांसलर ने मुझे बोला कि बाबूजी 3 घंटे आपका लेक्चर होना है। मैंने कहा 3 घंटे मुझे कौन सुनेगा? आपके प्रोफेसर, लेक्चरर वगैरह 1.5 घंटे में, आधे घंटे में तो सोने लगेंगे कि सब्जेक्ट नीरस होता है ये। तो मैंने इसी स्वतंत्र सोच पर, जैसे मैं बोलता हूँ कि अंग्रेजों के जी टाइम में मतलब गुलाम देश में गुलाम लोग रहते थे, आज आजाद भारत में गुलाम लोग रहते हैं। ये मेरा लाइन रहती है, गुलामी में हम गुलाम थे, लेकिन आज आजाद भारत में भी हम गुलाम हैं। दिमाग गुलाम है तो सब कुछ गुलाम है। तो आप ताज्जुब सही बात। करेंगे कि आधा घंटे के मेरे लेक्चर के बाद ही सामने सोफा पर बैठे प्रोफेसर सोने लगे। मैंने बीसी को बोला भाई माइक लो अपने हाथ में और बोला इनको भाई जग जाए मेरी बात सुनने के लिए। तो प्रोफेसर सब सो रहे हैं, स्टूडेंट एमटेक बीटेक वाले सो रहे हैं मेरी बात सुनने के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट नीरस है। तो कोई सिनेमा और दूसरी चीजें बातें होती तो सुनते। सर वो सुना मैंने प्रोग्राम कटवा के फिर मैं 1.5 घंटे का रखा। मैंने 4 घंटे बोल दूंगा, 5 घंटे बोल दूंगा, खड़ा नहीं होकर बैठ के बोल दूंगा। तो प्रोग्राम फिर मेरे द्वारा काट कूट के 1.5 घंटे का किया गया। तो 1.5 घंटे में भी सर IIMT यूनिवर्सिटी में मुश्किल से लोगों ने सुना। तो क्या करेंगे, सबका दिमाग ऐसा ही है। ठीक है नहीं, सर। आप सही बोल रहे हैं। जो बात सुनने लायक है उस बात को लोग नहीं सुनते, उसका महत्व नहीं समझते, वो कितनी उपयोगी है उनके जीवन में, आगे के भविष्य को लेके कितनी महत्वपूर्ण बात है, ये बात उनके समझ में नहीं आती, गले में नहीं उतरती। मगर जो बात है, कई बार हमको अपने प्रोग्राम के माध्यम से जो बात सुनने लायक है, नहीं सुनने लायक है, मगर उनके लिए हितकारी अगर व्यापक समाज हित में है, भले वो अच्छी लगे ना लगे, हमको उन तक पहुंचानी होती है, पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है, सामाजिक दायित्व भी बनता है, नैतिक दायित्व भी। जी सर। इसलिए हमारे एडमिन जागलो विधि, हम लोग सब उसी काम में लगे हुए हैं। अपनी जो बात है या अपने समान विचारधारा के जो जन जागृति समझ में ला सकते हैं, वो जरूर हम लोग करते हैं। देखिए इसी विषय में एक और बात मैं कहनी चाहूंगा कि आप लोग भी जो बड़े बधाई के पात्र हैं, आप लोगों ने ऐसा प्रोग्राम जोड़ा कि लोगों को इस प्रकार जागृत करने का काम किया है। लेकिन हमारे जो नेता हैं, जिन पे हम लोग भरोसा करते हैं ये समाज के लिए कुछ करेंगे, उनके क्षेत्रों को देख लीजिए, बिल्कुल जो शिक्षा क्षेत्र में बहुत गिरे हुए हैं, वहां पर शिक्षा का उन्होंने कोई नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि उनकी ये सोच थी, यदि ये लोग पढ़ लिख गए तो फिर हमारा वो छोड़ देंगे और अपने दिमाग से सोचने लगेंगे।
और जब जब समाज ने सोचना शुरू किया है तो उनकी बातों का भी विरोध हम लोग करने लगे हैं कि ये जो है बात आपकी, ये काम आपका गलत है और यदि इस काम को आप करोगे तो हम आपके साथ नहीं है। तो इस प्रकार से शिक्षित जब व्यक्ति हो जाता है तो अपने दिमाग से वो व्यक्ति सोचता है। तो इसलिए आप जैसे लोग ही समाज में सुधार कर सकते हो। नेताओं के कंधों पर बंदूक रख करके जो है समाज का, सोसाइटी का डेवलपमेंट या विकास उनका नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, अभी बिल्कुल जो सही। अभी जो यहाँ पर हमारे यहाँ मेरठ में जो लोधी सभा बनी हुई है, मेरठ लोधी सभा के नाम से जो संगठन बना हुआ है, अच्छे अच्छे मंत्री जो है नहीं डट पाते हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं और जो 1 से 1% जो है दागने वाले होते हैं, जैसे बहकाने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ के लोग जो है कम से कम लोधी समाज के लोग तो बहकावे में नहीं आते हैं, जो यहाँ के मेंबर हैं, सदस्य हैं, क्योंकि सब के सब लोग जो है शिक्षा में 1 से 1 बढ़ गए और सब अपनी सोच रखते हैं। तो जब तक नेताओं से भी प्रश्न नहीं किया जाएगा तब तक सोसाइटी का, समाज का उनके माध्यम से कोई विकास नहीं होगा। बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आज की चर्चा बहुत उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण रही और आप भी जुड़े, माननीय होतीलाल जी भी जुड़े और अन्य लोग भी आपके मेरिट से जुड़े। मेरिट के बारे में बहुत मालूम पड़ा कि किस तरह से आप लोग एक अलग जगाए हुए हैं, एक जन जागृति की। बहुत आप लोगों का काम बहुत सराहनीय है और बहुत अनुकरणीय है। अन्य लोगों पे भी ये काम करना चाहिए, दूसरी जगह भी अनुकरण करना चाहिए। मैं पुनः आप लोगों सबका एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। और जल्दी मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। जैसा आपने सुझाव दिया है हम जरूर कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। नमस्कार। नमस्कार सभी। चलिए, चलो बेटे।